हेलो दोस्तों, एमएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2019 के प्रश्न पत्र में से पहले भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों के साथ साथ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे, जो कि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम यानी कि तनाव मुक्ति के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या विद्यालय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खेल का मैदान। दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। एक 12 वर्षीय बालक बाल्यावस्था की किस श्रेणी में आता है? दोस्तों, बाल्यावस्था को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच की होती है, और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। यदि यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था की बात होती फ्रेंड्स, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बीच बालक की उम्र होती और यही प्रश्न होता, तो इसका सही उत्तर विद्यालय हो जाता। चूंकि यहाँ पर 6 से 12 वर्ष यानी कि उत्तर बाल्यावस्था से प्रश्न है, इसका सही उत्तर खेल का मैदान होगा। जबकि 2 वर्ष से कम के बालक यानी कि शैशवावस्था जिसे कहते हैं, इसके लिए सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान परिवार होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहिर्मुखी। दोस्तों, युंग के अनुसार व्यक्तित्व को 2 श्रेणी में बांटा गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वह व्यक्तित्व होता है जिसमें व्यक्ति थोड़ा संकोची, एकांत प्रिय और असामाजिक टाइप के होते हैं, जबकि बहिर्मुखी में वे बहुत कुशल, चिंता मुक्त, आशावादी, आक्रामक और सामाजिक व्यक्तित्व के होते हैं। जबकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों का समावेश जिसमें पाया जाता है, उसे ही उभयमुखी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी प्रकार का होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, कहानी लेखन के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिज्ञासा जगाकर। दोस्तों, यदि किसी भी छात्र को सीखने के लिए आप मोटिवेट करना है, तो सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। यदि वो जिज्ञासु होगा तो अपने आप ही सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आपको किसी विद्यार्थी में अच्छी आदतें डालनी हैं, तो इन सभी बातों का समावेश होना चाहिए, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनका आयोजन भी होना चाहिए, एक आदर्श बनना चाहिए आपको अपने विद्यार्थियों के लिए, और पुरस्कार और दंड का प्रयोग भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल या उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल। दोस्तों एनसीएफ, जिसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका तय की गई है फ्रेंड्स, और जिसमें शिक्षक को सरल होना बताया गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पियाजे ने विकास के अध्ययन को 4 अवस्थाओं में बांटा है: पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, इसमें 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है, जबकि ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है और उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों से संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब बच्चा मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक और अमूर्त विचारों के अभाव की अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बालक में मानसिक बंधन की वजह यह हो सकता है: गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। एक बालक मानसिक मंदन की स्थिति में तीनों ही कारणों से आ सकता है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित, या झूठ बोलना। दोस्तों समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो परिवार, कक्षा या विद्यालय किसी भी जगह पे समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, ठीक है। और जो बालक समस्या उत्पन्न करेगा उनमें क्या शामिल होगा? चोरी करना शामिल होगा, क्रोध प्रकट करना शामिल होगा, झूठ बोलना भी शामिल होगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी सामाजिक रूप से समायोजित वो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, ये समस्यात्मक बालक की पहचान नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सही गुण नहीं है पूछा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक रूप से समायोजित। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधी कारणों से, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, फ्रेंड्स सीखने में कमजोरी कह सकते हैं इसे हम। यदि कोई बालक किसी चीज को सीखने में कमजोर है, इसके सभी कारण हो सकते हैं, या तो वह कारण वंशानुगत हो सकता है, या उसे शारीरिक परेशानी हो सकती है, या फिर आसपास के वातावरण से संबंधित कोई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सीखने में कमजोर हो सकता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, या संवेगात्मक। दोस्तों बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास, इस वाक्य में जो अभिवृद्धि दिया हुआ है, इस अभिवृद्धि का अर्थ यह होता है कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक होते हैं, यानी कि इन्हें नापा या तौला जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो मानसिक, चारित्रिक और संवेगात्मक अभिवृद्धि होगी उसे नापा या तोला नहीं जा सकेगा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, शारीरिक। शारीरिक वृद्धि वो है फ्रेंड्स जिसे हम नाप सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? प्रायोजना, अन्वेषण, खोज, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक या विश्लेषणात्मक? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक संवेगात्मक। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम खाली स्थान कह सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक या विकलांग बालक? दोस्तों ऐसा बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उसके स्तर से कम है, यानी कि वो अपने स्तर से कम सीख पा रहा है या समझ पा रहा है, ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक या विकलांग बालक इस श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई 2000 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2005 में। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में अस्तित्व में आई थी। दोस्तों यहाँ से आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। दोस्तों इसमें से हमें उन कथन को चुनना था जो कि सही नहीं है एक 11 वर्षीय बच्चे के संबंध में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। ये 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित तथ्य नहीं है, जबकि समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहना, नेतृत्व के गुणों का विकास होना और उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होना, ये सभी जो है 11 वर्षीय बच्चे के संबंध में बिल्कुल सही कथन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, द प्रैग्मैटिक जनरल डायग्नोस्टिक रिमेडियल अप्रोच, स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिकसैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिकसैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। दोस्तों इस प्रोग्राम का प्रयोग तब किया जाता है जब बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध जो है संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से संबंधित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा या उपरोक्त सभी? दोस्तों श्रवण बाधित बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो कि सुनने में अक्षम होते हैं, यानी कि वो सुन नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें सी ऑप्शन यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सांकेतिक भाषा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, वैज्ञानिक विधि? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? बिगी एवं हंट का, किलपैट्रिक का, जरसील्ड का, हरलॉक का? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिगी एवं हंट का। उपरोक्त जो कथन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उस कथन को बिगी एवं हंट ने कहा था।
दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों, परिपक्वता। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेगों यानी कि इमोशन से। बच्चों के इमोशन से उनके व्यवहार के चिन्हों यानी कि तनाव, बेचैनी और हकलाने को जाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण, क्रमिकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, समावेशीकरण। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा या सीखना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहान पेस्टोलॉजी ने, डी विट क्लिंटन ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। दोस्तों फ्रेडरिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी के अंदर पहले किंडरगार्टन की स्थापना की थी। दोस्तों किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चों की बाड़ी यानी कि बच्चों के बगीचे से संबंधित है। भारत में इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो स्कूल से पहले फ्रेंड्स प्ले ग्रुप, LKG, UKG होते हैं, ये 3 अवस्थाएं भारत में भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है? अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, वर्धा शिक्षा योजना। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेग, बुद्धि, भाषा या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। संवेग, बुद्धि और भाषा ये सभी जो है मानसिक विकास के पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं सभी आवश्यक हैं। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मंद बुद्धि। ऐसा बालक जिसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 85 से कम होगा फ्रेंड्स, वे मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों IQ लेवल जो है वो 0 से 140 या इससे अधिक में मापा जाता है, जिसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों आपको बुद्धि लब्धि से संबंधित सारी अवस्थाओं को जानना जरूरी है। आने वाले प्रश्न पत्र में या आने वाले किसी परीक्षा में हो सकता है बुद्धि लब्धि से संबंधित किसी अन्य अवस्था से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें ताकि औरों को भी इससे लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।